नमस्कार, मेरा नाम फैज़ है और आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं पूरी दुनिया के साथ। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा के साथ हम बैठे हुए हैं। ये कहा जाए कि आज भारत जिस तरह से बदलता हुआ दिख रहा है, डिजिटल के दौर में बदलता हुआ भारत दिख रहा है। ऐसे में बहुत ऐसी रचनाएँ और ऐसी किताबें बहुत बड़े-बड़े साहित्यकारों ने लिखी है, कवियों ने लिखी है। आज धीरे-धीरे भारत से ये चीज़ें या कहा जाए पूरी दुनिया से धीरे-धीरे इन किताबों के महत्व को ख़त्म होता हम लोग देखते आ रहे हैं। और फिर ऐसे उपन्यास, ऐसे किताबों को हम किस तरह से अपने जीवन में बचाए रखें, क्योंकि बहुत ऐसी कहानियाँ और बहुत ऐसे उपन्यास होते हैं जो हमारे ज़िंदगी को बदलने में एक बहुत बड़ा किरदार निभाते हैं। आज इन्हीं तमाम चर्चाओं के साथ हम बात करेंगे। आज हमारे साथ जो हमारे ख़ास मेहमान हैं, जिनका नाम बालेंद्र द्विवेदी जी हैं, जिन्होंने बहुत बड़े-बड़े उपन्यास और नॉवेल्स लिखे हैं और जिनके जो कुछ प्रमुख रचनाएँ हैं वो है मदारीपुर जंक्शन, मृत्यु भोज और वाया फुर्सतगंज। ऐसी बहुत ऐसे उपन्यास लिखे हैं और फिल्मों में उन्होंने कहानियाँ लिखी है। आज उनसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि किस तरह से इन तमाम उपन्यास को और जो किताबें लिखी जा रही है, ख़ास करके नौजवान तबकों से ये चीज़ें निकलती जा रही है, किस तरह से उनको हम बरकरार रख सकते हैं। बालेंद्र जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया फैज़, पूरी दुनिया में मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत आभार। बहुत शुक्रगुजार हूँ सर कि आपने वक्त दिया, अपनी कीमती वक्त। और सर के पास फुर्सत नहीं होता, लेकिन आज हमने वक्त निकाल कर उनसे मौका मांगा और उन्होंने मुझे मौका भी फराहम किया। मैं इनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर, मेरा सबसे पहला आपसे सवाल होगा कि हालांकि आपने बहुत ऐसी रचनाएं और ऐसी किताबें, नॉवेल्स वगैरह लिखी है, आपको, हालांकि मैं ये कहना सवाल बड़ा अटपटा सा होगा कि आपकी कौन सी बेहतर नॉवेल है। हालांकि हर एक नॉवेल्स आपने जो कहानी लिखा एक से एक बेहतर है, लेकिन आपकी खुद ज़ाती ज़िंदगी में आपको सबसे अच्छी कौन ऐसी रचना है आपकी खुद की लिखी हुई बेहतर लगी आपको? देखिए, ये बहुत आसान सवाल नहीं है। जैसा कि आपने कहा, ये उसी तरह का सवाल है जैसे किसी माँ से पूछा जाए कि आपका सबसे प्रिय बच्चा कौन है। जी। एक रचना जैसे एक माँ अपने बच्चे कोख से अपने बच्चे को जन्म देती है, उसी तरीके से एक लेखक के गर्भ से कोई रचना निकलती है। रचना लिखने के पहले लेखक उसको अपने निजी स्तर पर जीता है, महसूस करता है, फिर वो कहीं न कहीं से वो कागज़ पर उकेरता है। तो मेरे लिए तो मेरी सभी रचनाएं प्रिय हैं। दर्शकों, पाठकों का किसे प्यार अधिक मिला कम मिला ये अलग बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए सभी बराबर हैं और मैं सभी से बराबर प्रेम करता हूँ। मदारीपुर जंक्शन हो, चाहे वह फुर्सतगंज हो या मृत्यु भोज हो। एक सवाल और बनता है सर कि एक कवि बनने के लिए, एक उपन्यास लिखने के लिए कहते हैं कि उसको ज़िंदगी को अपने जिया जाता है, तब वो चीज़ आदमी कहानी लिख पाता है। कुछ अपने ज़िंदगी, कुछ ऐसे पार्ट्स जो आपको प्रेरित करता हो ऐसे कहानी या ऐसे उपन्यास लिखने के लिए, कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहें? देखिए, उपन्यासकार या कवि बनता नहीं है जी। ऐसा नहीं है कि कहीं कोई उसकी ट्रेनिंग चल रही है। हमारी संवेदनशीलता हमें रचनाकार बनाती है। वो रचनाकार किसी भी क्षेत्र का हो सकता है। रचनाकार से मेरा तात्पर्य कलाकार होने से है। जी। तो व्यक्ति के लिए सबसे प्राथमिक शर्त है, किसी व्यक्ति के लिए वो रचनाकार तभी हो सकता है जब वो संवेदनशील हो, जब वो सामने वाले की पीड़ा को अपने स्तर पर उतरकर उस स्तर पर जाकर महसूस कर सके। तो मेरी जो भी रचनाएं हैं कहने के लिए व्यंग्यात्मक हैं, लेकिन उसमें जो करुणा का तत्व है वो पूरे उपन्यास में, पूरी कहानी में और पूरे सभी नाटकों में तैरता है। और वो करुणा वो वही है जो सामने हमारे आसपास जो करुणा बिखरी हुई है, उस करुणा को मैं अपनी संवेदनशीलता के माध्यम से ग्रहण करने की कोशिश करता हूँ, महसूस करने की कोशिश करता हूँ। जी। घटनाएं जितनी भी हैं कुछ भी काल्पनिक नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसा कुछ भी रचा ही नहीं जा सकता जो 100% काल्पनिक हो। यथार्थ हमारा कल्पना के लबादे में लिपट कर आता है। तो जो भी कुछ लिखते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन का हिस्सा होता है। मदारीपुर जंक्शन के जितने पात्र हैं, जितनी घटनाएं हैं, जो परिवेश मैंने रचा है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो ताना बाना है, जो भोजपुरी संस्कृति है, जो बोली बानी है, जो मिट्टी है जी, जो रहन सहन है, जो खान पान है, जो जातिगत जकड़बंदी है, वो ऐसी ही है जैसे हूबहू वो उपन्यास में आई है। इसी तरीके से वाया फुर्सतगंज का जो ताना बाना है, जो उसका जो स्ट्रक्चर है, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के पूर्वी कोने से निकलकर और वो अवध में गया है, जो इलाहाबाद जिसको हम प्रयागराज कहते हैं, वहाँ की बोली बानी संस्कृति और भाषा को मैंने जीने और उकेरने की कोशिश की है। तो उसमें भी जितने पात्र हैं, जितनी घटनाएं हैं, बहुत कुछ काल्पनिक होते हुए बहुत कुछ यथार्थपूर्ण है
और बहुत ही यथार्थ होते हुए भी काल्पनिक हैं, क्योंकि बिना कल्पना के कोई रचना हो नहीं सकती। आपका सवाल जिस पर मैं अब आना चाहूँगा जी। वो ये है कि जिसने प्रेरित किया कोई घटना जी लिखने के लिए या कोई ऐसा घटनाक्रम हुआ हो। 2010 की बात है, जब मैं कुछ भी नहीं लिखता था और ये मानता भी था कि लेखक शायद पैदा होते हैं, बनते नहीं हैं। बिल्कुल सही, ठीक है जी। और लेकिन वो जो मैंने मूल तत्व कहा संवेदनशीलता का, वो सब में बराबर है। और किसने उस संवेदनशीलता को कितना जागृत किया है अपने जीवन में, वो मायने रखता है। तो वो एक घटना घटी, मैं जहाँ रहता था वहाँ पर आग लगी रात में शॉर्ट सर्किट से, और उस आग लगने की घटना के बाद का जो विद्रूप था, जो लोगों का व्यवहार और जो प्रशासन का की जो एंट्री हुई, समाज के लोगों का जो नजरिया था, वो मैंने 24 घंटे में वो पूरे मुझे एक कहानी घटित होते हुए देखी। उस कहानी को मैंने लिखा और वहाँ से मेरा आत्मविश्वास ये बना कि मैं कुछ लिख सकता हूँ। तो फिर धीरे धीरे स्वयं को आजमाने की कोशिश मैंने की, और निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि मेरे जीवन में लेखक बनने में उस घटना का बड़ा योगदान है, क्योंकि मेरे भीतर की जो संवेदनशीलता थी उसको जगाया, उसने निखारा, उसे कागज पर उकरने के लिए प्रेरित किया। तो यहाँ से मेरी कथा यात्रा शुरू हुई। सर, एक सवाल और कहीं जानना चाहेंगे आपसे कि हालांकि हम तमाम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि जिस तरह से भारत या पूरी दुनिया डिजिटल में बदलता जा रहा है, डिजिटल के दौर में उपन्यास और किताबों को इतना खास करके बात करें, जो नौजवान तबके हैं जो पढ़ते थे अब उनको महत्व नहीं दे रहे, क्योंकि डिजिटल दौर आ चुका है। तो ऐसे में ऐसे उपन्यासों को, ऐसे किताबों को किस तरह से बचाया जा सकता है? कैसे लोगों के जहन में ही हो कि उपन्यास भी पढ़ने वाली चीज़ है जो पहले लोग पढ़ा करते थे? आप शायद ये कहना चाहते हैं कि अब पन्ने पलट कर किताबें नहीं पढ़ी जाती हैं, अब जो है ऑनलाइन चीज़ें पढ़ ली जाती हैं, और धीरे धीरे जो किताबों का जो हम हार्ड बाउंड में जो फॉर्मेट देखते हैं वो खत्म हो उसको खत्म कर दिया जा रहा है डिजिटल। ऐसा नहीं है। देखिए, डिजिटल के आने से एक नए रूप में साहित्य हमारे सामने आया है और उसने हमारे उस मार्केट को भी बढ़ाया है। आप देख लें, विगत 20 वर्षों का इतिहास उठा लें, तो मैं तो कहूँगा कि विगत 10 वर्षों का इतिहास उठा लें, तो जितने तरह के नए प्रकाशन आए हैं, जितने नए लेखक आए हैं, नई उम्र के लेखक आए हैं, और जितने नए साहित्यिक आयोजन हो रहे हैं, उतने शायद इसके पहले कभी नहीं होते थे, और वो सभी प्रिंट के रूप में हो रहे हैं। आश्चर्यजनक बात यह है, तो डिजिटल के आने से प्रिंट को कोई खतरा नहीं बढ़ा है, प्रिंट के प्रसार का एक नया परिवेश बना है, नया माध्यम बना है। और फैज, आप तो प्रिंट मीडिया से भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख रहे हैं, जो थूक लगाकर पन्ने पलटने का जो सुख है, जो आनंद है, वो कभी टैब से नहीं मिल सकता। तो मुझे तो लगता है, और कलम पकड़कर जो कॉपी पर लिखने का जो आनंद है वो कभी जो है उंगलियों से सीधे टाइप करने पर कभी वो मिलेगा नहीं। वो एक जो जैविक चीज ईश्वर ने हमारे शरीर के भीतर पैदा की है ना, उसको कोई डिजिटल कभी छू भी नहीं सकता है। तो डिजिटल ने चीजों को डिजिटाइज तो किया है, विस्तार किया है। उस प्रिंट को, जिसको हम हमेशा खरीद कर पढ़ने के आदी हुआ करते थे, हम जब चाहते हैं गूगल में सर्च करके और देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ऑनलाइन ई बुक के माध्यम से खरीद के पढ़ लेते हैं। लेकिन इससे प्रिंट पर खतरा बढ़ा है, मैं इसे नहीं मानता। मुझे तो लगता है कि उसने कहीं न कहीं से प्रिंट के विस्तार में सहयोग ही प्रदान किया है, क्योंकि हमें जब कोई किताब खरीदनी होती है, हम जाते हैं ऑनलाइन देख लेते हैं, ऑनलाइन मंगा लेते हैं। तो और जो विगत 10-15 वर्षों में जो देखने को मिल रहा है, जितनी किताबों का प्रकाशन हो रहा है, पाठकों की का जो विस्तार हो रहा है, और नए उम्र के लेखक जो आ रहे हैं, तो उससे कहीं मुझे खतरा नज़र नहीं आता। मैं इसे विस्तार मानता हूँ साहित्य का, और प्रिंट हमेशा है, हमेशा जिंदा रहेगा। बदलते दौर में लेखन की प्रक्रिया है, उसको किस तरह से, आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या कुछ बदलाव आया है लेखन की प्रक्रिया में? देखिए, लेखन अब क्या है, जीवन भी बहुत विघटित हो गया है। तो जीवन में जो क्षणिक एहसास है ना, उन क्षणिक एहसासों को भी लेखक लिख लेना चाहता है। पहले जीवन को हम बहुत व्यापक तौर पर लेकर चलने के आदी थे, समग्रता में देखने के आदी थे। अब जैसे प्रेमचंद जो लेखन कर रहे थे, जयशंकर प्रसाद जो लिख रहे थे, निराला जो लिख रहे थे, और जो
औद्योगिक क्रांति के बाद जो पश्चिम में जो लेखन आया, जिसमें जीवन को एक महाकाव्यात्मक रूप में ग्रहित किया गया, वो अब नहीं दिखता। अब जीवन की एक कोई छोटी सी घटना बहुत मूल्यवान, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और शायद वो हमारे पूरे साहित्य, पूरे उपन्यास का, पूरी कहानी का केंद्रीय विषय वस्तु होती है। तो एक जो जीवन का विघटन है वो साहित्य के केंद्रीय विषय वस्तु के रूप में हो रहा है। दूसरी बात कि अब जो है पहले शुद्धता पर जोर था, हिंदी हो शुद्ध हो, अंग्रेजी हो शुद्ध हो। अब शुद्धता पर उतना जोर नहीं है, अब मिली जुली भाषा का इस्तेमाल। जी। अब जिसको हम इंग्लिश कहते हैं, हिंदी में अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल, रोमन लिपि में देवनागरी के साथ किताबें छप के आने लगी हैं। उर्दू तो खैर, उर्दू तो आने से हिंदी का श्रृंगार और बढ़ जाता है, तो वो हम थोड़ा प्रयोग कर लेते हैं। और भी मैं देख रहा हूँ कि नए लड़के जो लिख रहे हैं वो इस तरह की शब्दावलियों का बेहिचक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बदलाव तो आया है शिल्प के स्तर पर भी, कथानक के भी स्तर पर, कथ्य के भी स्तर पर। और ये बदलाव जो है कहीं से साहित्य को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, बल्कि साहित्य को और समृद्ध ही कर रहा है। मेरा सवाल वही था कि जिस तरह से लेखन की प्रक्रिया में बदलाव आया, धीरे धीरे लोग जो बड़े शब्द हुआ करते थे, हिंदी के जो कठिन शब्द होते थे, उसको धीरे धीरे कहा जाए ख़त्म होता जा रहा है, उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, या फिर सरल हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या लोग भी बदले, इस तरह की कहानी सुनना पसंद करते हैं इस तरह की लेखनी में? देखिए, पाठक हर तरह के पाठक हैं, गंभीर पाठक भी हैं और सहज विषय वस्तु को पढ़ने वाले पाठक भी हैं। गंभीर किस्म के जो पाठक हैं वो सहज विषय वस्तु को पढ़ना पसंद नहीं करते होंगे, और सहज भाषा को पसंद करने वाले, कथ्य को पसंद करने वाले लोग हैं वो शायद गंभीर भाषा और गंभीर विषयों के चयन में कोताही बरतते हैं। पढ़ी दोनों चीज़ें जा रही हैं, मुकम्मल पढ़ी जा रही हैं, काम दोनों पर हो रहा है, विस्तार दोनों का हो रहा है, और दोनों में कोई अंतर विरोध नहीं है, दोनों एक दूसरे से टकरा नहीं रही हैं, बल्कि दोनों एक दूसरे को आगे ले जाने में ही कहीं न कहीं से सहयोग कर रही हैं। मैं वही, क्योंकि जो ज़्यादातर, आपने बिल्कुल सही बात की, लेकिन ज़्यादातर जो दर्शक हैं, और चूँकि अगर मैं बात करूँ फिल्मी पर्दे की बात करें, फिल्मों में भी जो कहानी लिखी जाती है प्योर हिंदी में नहीं, बल्कि उर्दू के बहुत सारे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, दर्शकों की वजह से तो नहीं, लेखन की प्रक्रिया में भी चेंज होता जा रहा है, क्योंकि लोग, देखिए, हमेशा एक चीज़ समझिए कि चाहे लेखन हो चाहे फिल्म हो, सभी क्षेत्रों में एक समय के बाद पाठक या दर्शक बदलाव चाहते हैं, और रुचियां बदलती हैं। तो रुचियों के बदलाव के साथ लेखक को भी अपने लिखने के तरीके में बदलाव ले आना पड़ता है। जी। मैं इससे इनकार नहीं करता कि आजकल जो हिंदी पढ़ी जा रही है उसका अधिकांश सहज सरल हिंदी है, चलताऊ किस्म की हिंदी है, और उसको प्रयोग में भी लाया जा रहा है, उसके पाठकों की संख्या भी अधिक है। फिल्मों की जहाँ तक बात है तो वहाँ कोशिश ये होती है कि जो भाषा प्रयोग हो वो ऐसी हो कि प्रबुद्ध पढ़ा लिखा आदमी, इंटेलेक्चुअल भी उसको समझ सके, और जो एक नितांत अनपढ़ और मजदूर गरीब किसान आदमी है, रिक्शा चालक है, वो भी उसको समझ सके। तो वहाँ हम कठिन या बहुत इंटेलेक्चुअल भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो हमेशा से होता आया है और वो आज भी हो रहा है, उसमें मेरे ख्याल से कोई बदलाव नहीं दिखता है। एक सवाल और जानना चाहेंगे सर आपसे, बहुत महत्वपूर्ण बातें हो रही है आपसे। जो नए तबके के लोग हैं, जो लेखनी में जो शौक़ रखते हैं, उनको किस तरह से लेखनी, जब कहानी लिखे या उपन्यास किसी तरह की कुछ लिखे, तो उन तमाम लोगों को किन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है जब वो किसी बातों पर या कहानी उपन्यास लिख रहे हो? तो सबसे पहला क्या होना चाहिए उनके? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि खूब पढ़ना जरूरी है जी। ये जानना जरूरी है कि हमसे पहले क्या लिखा गया है। लोग सीधे तौर पर कलम चलाना शुरू करते हैं और कुछ भी लिखकर चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी छप जाए। तो सबसे ज़रूरी तो यह है कि खूब पढ़िए और अपने ज्ञान का, अपने अनुभव का विस्तार करिए। अनुभव का विस्तार, जब जीवन में झंझावातों से आप जूझते हैं, टकराते हैं, तो आपके अनुभव का विस्तार होता है। जब आप पढ़ते हैं तो आपके ज्ञान का, आपके इंटेलेक्ट का विस्तार होता है। फिर उसके बाद से आती है बात लिखने की। लिखना एक दुष्कर काम है और ये एक दिन में समृद्ध होकर ऐसा नहीं होता कभी कि कोई लिखे और पहले दिन ही वो एकदम परिपक्व होकर लेखक बने। तो वो एक सतत प्रक्रिया है और वो चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन अपना निरंतर परिष्कार
करना जरूरी है। आत्मालोचन बहुत जरूरी है कि आप जो लिख रहे हैं उसका निरंतर आत्मालोचन करें कि आप सबसे बड़े आलोचक आप अपने स्वयं हो सकते हैं। जब आप लिख लें तो आप बतौर पाठक या बतौर समीक्षक उसको एक बार देखें, वहाँ पर आप उससे अटैच होकर उसकी समीक्षा ना करें। ये देखें कि क्या जब ये हम प्रस्तुत करेंगे पाठकों के समक्ष तो वो इसको किस रूप में लेंगे। तो अपना समीक्षक होना पड़ता है। और जब ये सारी प्रक्रियाओं से आप गुजरते हैं, एक लंबी प्रक्रिया है आत्मालोचन की, और जब तब जाके कहीं कोई मुकम्मल लेखक बन पाता है। और मुझे तो लगता है कि मुकम्मल लेखक होना भी अपने आप में एक सेल्फ कंट्राडिक्टरी वर्ड है, क्योंकि लेखक कभी कोई मुकम्मल हो नहीं सकता। मैं भी जितना लिखता हूँ मुझे लिखते समय लगता है कि बहुत अच्छा लिख रहा हूँ, जब लिख के जब वो आ जाती है तो लगता है कि यार अब इसमें अभी ये चीज़ और हो सकती थी। तो ना तो कोई रचना हो ना तो कोई लेखन कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। और ये जो मुकम्मल ना होने वाली बात है यही व्यक्ति को परिपक्व करती है, उसको और मैच्योर बनाती है, उससे बड़ा लेखक बनाती है। बालेन देवी जी, एक चलते चलते मैं एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा आपसे, क्योंकि आप कई जगह उर्दू मुशायरों में भी जाते हैं, हिंदी कभी सम्मेलन होता है उसमें भी जाते हैं, तो आप जब उर्दू मुशायरों में जाते हैं, जब उर्दू की शेर व शायरी होती है या बहुत तरह की बातें होती है, तो हिंदी और उर्दू में कुछ आप फ़र्क महसूस करते हैं या फिर लगता है कि बिल्कुल एक ही जैसा मंच मिला है? देखिए, हिंदी और उर्दू दोनों एक ही मिट्टी से उपजी हुई भाषाएं हैं जी। और उर्दू बिल्कुल नई भाषा है, बहुत पुरानी नहीं है, और उसके आने से हिंदी समृद्ध हुई है। मैंने जहाँ तक शिरकत की है, मैं बतौर शायर तो कभी शिरकत नहीं करता, छोटी मोटी कविताएं कभी लिखता हूँ, लेकिन शौक़ है कि मुशायरों में जाऊँ, सुनूं लोगों को, उससे अपना चेतना का विस्तार करूँ। तो उस बहाने से कभी अगर सम्मिलित होने का मौका मिला तो मैंने 2017 में एक कार्यक्रम भी हम लोगों ने आयोजित कराया था लखनऊ की ही सरजमी पर, और उसमें मुशायरा और कवि सम्मेलन दोनों साथ में हुआ था, जिसमें राहत इंदौरी साहब और अशोक चक्रधर साहब ने भी शिरकत की थी जी। तो वो बड़ा ऐतिहासिक मुशायरा था। और मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि हिंदी और उर्दू दो सगी बहनों की तरह है, और ये दोनों का प्रेम जितना प्रगाढ़ होगा, भाषाएं दोनों उतनी समृद्ध होती जाएंगी, और हिंदी का वैभव जितना विराट है, उर्दू उसके माथे पर लगने वाले बिंदी की तरह है। बहुत शानदार बात आपने की बालिन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई हमारे दर्शकों को। जिस तरह से उपन्यास लिखने की बात की जाती है, कविताएं लिखने की बात की जाती है, यकीनन जो उर्दू और हिंदी शब्दों का जब मेल होता है तब एक बड़ी बेहतर खूबसूरत शब्द निकल कर आता है, जो दर्शकों को भी भाता है और एहसास भी कराता है कि हम जो सुन रहे हैं वो जी भी रहे हैं, और जीने की कल्पना भी ये कहा जाए कवियों के जरिए की जाती है। मेरे साथ बालेन द्विवेदी जी थे जिन्होंने बहुत बेहतर बात कही, और इसी तरह की जानकारी और इसी तरह के कार्यक्रम हम आपको हमेशा अपने प्रोग्राम के जरिए दिखाते रहेंगे, और इसी उम्मीद के साथ कि फिर हम दोबारा मिलेंगे। तब तक ले दीजिए मेज़बान को इजाज़त। नमस्कार, आदाब, स्वागत सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको।